राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है। रामनवमी भी मनाई जा चुकी है, बैठकें भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। बीजेपी देश और प्रदेश में लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर के पार्टी के प्रत्याशी हर रोज जनसभाएं करके वोट की अपील करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर के अभी तक सिर्फ चर्चा ही है, नाम घोषित नहीं हुए हैं। प्रत्याशियों के नाम घोषित करने को लेकर हर बार तारीख पर तारीख तय हो जाती है, लेकिन तय तारीख पर फिर नई तारीख बता दी जाती है। अब कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि उम्मीदवारों की सूची बस तैयार है, घोषणा होना बाकी है। उम्मीदवारों की घोषणा सही मुहूर्त पर होगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी के बीच बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी नेता जमकर कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी तो हम वन साइडेड अपनी कुश्ती ही अपने आप खेल रहे हैं, सामने कोई और खिलाड़ी आने पर मजा आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी का राज आखिर है क्या? क्या आपसी खींचतान से कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम में देरी हो रही है? उम्मीदवार उतारने में आखिर देरी से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? आज ये समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ। लिस्ट आएगी सही समय पर, सही वक्त पे आएगी, सही कैंडिडेट आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट आएंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, उससे पहले कभी भी लिस्ट आ सकती है। सभी उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, उनका नाम देना है, वो हम अपने हिसाब से मुहूर्त निकालेंगे, बीजेपी से पूछ कर। बहुत निराशा है कांग्रेस में, और कांग्रेस में कोई व्यक्ति आज की तारीख में तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अब इस बात पे बहस चल रही है कि जो पहले चुनाव लड़ने वाले थे वो क्यों नहीं लड़ते, और जो पहले चुनाव लड़ने वाले थे वो कहते हैं कि भी हम नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ाओ, उसको लड़ाओ, उसको लड़ाओ। ऐसे तो एक निराशा का भाव है उसमें बड़ा भारी का। तो उसमें मैं समझता हूँ कोई चाहे वो चुनाव टिकट भी डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बावजूद भी कोई स्थिति नहीं है। अब मजबूत कहाँ से लेके आएंगे? तो जिनको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे बोलते हैं वो तो इनकार कर रहे हैं। देखिए, चुनाव अभियान हमारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। तो उनको मेरा ख्याल मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो, और मेरा उनको सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे शहर में एक दुकान है जहाँ पर किराए के बराती मिलते हैं, उनसे पता कर ले, शायद किराए के कैंडिडेट भी मिलते हो। फेक पार्टी की फेक ही आएगी, इसमें गलत क्या है? मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी फूट है और पिछले 10 साल से जो संगठन तक नहीं बना पाई जो पार्टी, आज उसी का नतीजा है कि आज वो अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं है कि वो मैदान में कुछ आए। हर आदमी टिकट लेने से मना करता है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। आज कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो हरियाणा की राजनीति में इस समय अगर एक बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है तो वो इसी बात की है कि आखिर कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें ये देरी क्यों हो रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि नाम फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना इसका बाकी है और नॉमिनेशन फाइल होने से पहले नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन चूंकि कई बार आप देख चुके हैं कि बैठकें हो चुकी है, कई बार आपने देखा कि लिस्ट आने की पूरी तैयारी हो गई, ये तक कहा गया कि शाम तक लिस्ट जारी हो जाएंगी। कुछ तारीखें भी आपने देखा कि इन सब के बीच में हवा में तैरती हुई आपको दिखी, लेकिन उन तारीखों के भी गुजर जाने के बाद अगर लिस्ट जारी ना हो तो जाहिर है कि सियासी तौर पर आप देखते हैं कि इस पर जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, और वही बयानबाजियां आप देख रहे हैं कि समय हरियाणा की राजनीति में भी जमकर हो रही हैं। लेकिन इन राजनीतिक बयानबाजियों के मायने क्या हैं, आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा धवन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। राकेश तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राकेश तंवर जी, आपका स्वागत है। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेडू जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी आपके तमाम नेताओं के स्टेटमेंट हम लोग सुन रहे थे, लगातार आप लोग हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि भाई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो अपने नामों का ऐलान नहीं कर रही है। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन से पहले हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे।
लेकिन इस सवाल को पूछने पर कांग्रेस आप लोगों के ऊपर एक सवाल डाल देती है और वो ये कहती है कि आप उनको तो कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं, लेकिन आपने जो कैंडिडेट उतारे उसमें आधे से ज्यादा आप बाहर से ले आए और कांग्रेसी है वो। कैसे इसको आप देखती हैं और कांग्रेस की लिस्ट की देरी पर क्या कहेंगे? देखिए आयुष जी, ये कैसे किसी एक पार्टी के इंटरनल मामला हो सकता है? लोकसभा के चुनाव जनता के सामने लड़ने हैं, जनता के बीच में रहकर लड़ने हैं, जनता के लिए लड़ने हैं, और उन्हीं से ही हम अपने कैंडिडेट्स के नाम छिपा रहे हैं और अब तक अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर नहीं कर रही है कांग्रेस। तो ये कहां तक उनका पर्सनल मामला रह जाता है? ये तो एक जो है सोशल इशू ही हो गया, पॉलिटिकल इशू हो गया। अभी तक एक महीना बाकी रह गया लगभग, और अभी तक इनके कैंडिडेट्स की लिस्ट पे अभी मंथन चल रहा है, अभी मंत्रणा हो रही है। आप ये देखिए कि जो भी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, चाहे वो केंद्र का है, चाहे वो राज्य हरियाणा राज्य का है, अभी तक वो स्पष्टीकरण पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। पहले बहुत दिनों से आपने भी बहुत सी डिबेट की, मैंने भी प्रतिदिन डिबेट्स की, जिसमें ये बात आती रही कि जो भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो एसआर की गुट है, चाहे वो हुड्डा जी का अपना जो है उनका बेटे का नाम हो गया और उनका नाम हो गया, सभी लोग बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर से हुड्डा जो है वो जो एसआर की गुट का नाम ले रहे थे कि यहाँ से शैलजा जी को लड़ना चाहिए, किरण जी को आगे आना चाहिए, सुरजेवाला जी को लड़ना चाहिए। उधर से वो ये बात कह रहे थे कि हम, शैलजा जी ने तो आधिकारिक रूप से एक बयान भी दिया कि मैं राज्य का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। और इधर से हुड्डा जी ने स्वयं अपने हाथ पीछे खींच लिए कि मैं लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे ये क्या पिक्चर जनता के सामने या विपक्ष के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी दूसरी पार्टी से हैं, उनकी तरफ बहुत आशावान दृष्टि से हैं कि जब तक कांग्रेस के प्रतिनिधित्व नहीं मैदान में आएंगे तब तक जो चुनाव का है वो मजा नहीं, ही लेकिन नहीं नेहा दी, आएगा। इसमें कांग्रेस का स्टैंड ये है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि अभी देखिए नॉमिनेशन होने से पहले तो हम अपनी लिस्ट को जारी कर ही देंगे, तो समय अभी हमारे पास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये उनका पॉइंट है। दूसरा, वो ये भी कहते हैं बार बार कि अगर भाई उनके यहाँ उनकी पार्टी में कोई इस तरह की बातों को कह भी रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, लोकसभा नहीं लड़ना चाहता, तो ये उनकी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी है और वहां पर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब इसका क्या जवाब है? आयुष जी, एक आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी। कुछ दिन पुरानी बात है, जब सेंटर ने पहली लिस्ट बीजेपी की जारी की थी, उस वक्त कांग्रेस के कुछ लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे कि पहली लिस्ट में हरियाणा का नाम क्यों नहीं आया है, क्योंकि हरियाणा में इनको डर है, जीत नहीं पाएंगे, 10 की 10 सीट हारेंगे, इसीलिए हरियाणा के कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया। जब ये हमारी तरफ ये उंगली उठा सकते हैं, तो क्या आज उनकी तरफ जनता ये उंगली नहीं उठा रही कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, वो तो हरियाणा के बाहर आ चुके हैं, जनता के बीच में हैं, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी से बड़ी टोली की बैठकें कर रहे हैं, और विजय संकल्प यात्रा हमारी हो रही है, विजय संकल्प रैलियां हमारी हो रही हैं, प्रतिदिन हम जनता के बीच में हैं। तो क्या आज जनता उन पर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी कि आज आपकी कैंडिडेट क्या है? क्या आप डर रहे हैं? क्या आप 400 पार से ठीक डर रहे है हैं? नेहा क्या जी, ये वैलिड पॉइंट आपने उठाया। मैं अब इससे रिएक्शन लेता हूं राकेश जी का। राकेश जी, जब आप लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी पार्टी का मसला है, इस पर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, आपको जब डिसाइड करना है, जब आप करेंगे, चुनाव की लिस्ट आ जाएगी सबके सामने, लेकिन हाँ, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही, इसलिए हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लोग की ओर जो इशारा किया नेहा जी ने, जब उन्होंने कहा कि पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जब जारी करी तो उसमें हरियाणा में एक भी नाम का जिक्र नहीं था, तब आपने कहा कि इनको पता है कि ये हारने वाले हैं, इसलिए इन्होंने कोई कैंडिडेट्स का नाम ही नहीं दिया। अब आप लोग देरी कर रहे हैं, तो यही सवाल आपके ऊपर वो लोग उठा रहे हैं कि भाई आप डरे हुए हैं। कैसे देखें इसको हम लोग? नहीं, देखिए, कैंडिडेट हमारे हैं, हमें फैसला करना है, वो हम अपने समय पर करेंगे। इनको किस बात की चिंता है? इन्हें जो काम करना है अपना करें। इन जिन लोगों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं है। पूरे हरियाणा में देखिए, गांव गांव में बोर्ड लगे पड़े हैं भाजपा के नाम देखिएगा के। कि किसको घुसने दिया जाता, नहीं, किसको घुसने नहीं देखिए, दिया जाता। आप नहीं, कैंडिडेट तो लाइए पहले। नहीं, ठीक है नेहा जी, हाँ, अभी राकेश जी का समय। हाँ, आपका समय आएगा, आप बोलना। आप वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मीडिया पर नहीं मिलेंगे तो। गाड़ियों के शीशे फोड़े जा रहे हैं, झंडे उतार लिए जाते हैं, कैंडिडेट वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। आप सब चीजें देखिए।
नहीं ठीक है राकेश जी, देखिए ये विषय हो सकता है राकेश जी, देखिए ये मैं कह रहा हूं कि किसी का विरोध हो रहा है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये एक विषय हो सकता है, जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। लेकिन अभी सवाल इस बात का है ना राकेश जी, आपने इस बात को कहा कि भाई इनको क्या मतलब होना चाहिए इस बात से कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ रही है नहीं आ रही, कैंडिडेट आए या नहीं आए। उन्होंने उसी का जवाब दिया, क्योंकि जब पहली लिस्ट आई बीजेपी की तब आप लोगों ने एकदम यही सवाल उठाया था कि भाई डरे हुए हैं क्या, ये लिस्ट जारी क्यों नहीं की इन्होंने। अब आपके ऊपर वही सवाल है। कांग्रेस, एक मिनट मैं बोलूं, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है और कांग्रेस भारत के संविधान के अनुसार चलती है। आप देखिए लोकसभा का सांसद कितना खर्चा कर सकता है। अब आप पूरे हरियाणा में देख लिए जितना लोकसभा का एक कैंडिडेट खर्चा कर सकता है, भाजपा पार्टी ने अब तक उससे 4 गुना खर्च कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने समय पर टिकटें वितरण करेगी। ठीक है कि कांग्रेस पार्टी का आज हरियाणा में हर कोई चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आए। आज भाजपा का हर पार्टी का सुपड़ा साफ है। हर आदमी चाहता है कि किसी भी हालत में राष्ट्रवादी पार्टी को आए। तो राष्ट्रवादी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राष्ट्र के हित में किसी पार्टी ने आज तक काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुसार, अभी तो देखिए नहीं, लेकिन राकेश जी ये गुटबाजी वाले जो आरोप लगते हैं, क्या मुझे सही बताइएगा ईमानदारी से, क्या गुटबाजी वजह है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कोई गुटबाजी नहीं है। क्योंकि तवा साहब बयानबाजियां बहुत हो रही, कोई कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूं, कोई कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं विधानसभा के लिए इच्छुक हूं। ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप उसको डिफेंड भले करिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए क्या गुटबाजी तो वजह नहीं है इसके पीछे? कांग्रेस का हर एक व्यक्ति चाहता है कि भी किसी भी तरीके से कांग्रेस सत्ता में आए और पूरे देश में राष्ट्रहित में काम करे। हर आदमी चाहता है। कांग्रेस का एक आदमी कांग्रेस को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नीतियों पर काम करता है। आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। अपने अपने तरीके से कांग्रेस राष्ट्रहित में काम करती है। कांग्रेस का हर पदाधिकारी कांग्रेस के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। तो फिर आप देखिए ना, 95 लाख रुपए क्या होते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन तंवर साहब फिर देरी की कोई तो वजह बताइए ना। अगर आप ये कहते हैं कि आपका नाम फाइनल हो रखा है, उदयभान जी भी कह रहे हैं कि नाम फाइनल है, दीपक बावरिया जिससे बातचीत की उन्होंने भी कहा कि नाम फाइनल है, तो भाई वो लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नाम फाइनल है। हमारी लिस्ट भी अभी 26 तक नामांकन की डेट आएगी, उससे पहले हो जाएंगे। कोई अंतिम डेट नहीं आई, अभी तो डेट भी नहीं आई है। इनको चिंता नहीं करनी चाहिए। इनको अपनी गांवों में घुसने का कोई तरीका, कोई झूठ बोलने का तरीका जिस तरीके से करते आए हैं उस पर ध्यान दें, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दें। कुछ भी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। मैं गुलिया जी का रुख कर रहा हूं। गुलिया जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भाई जिस पार्टी के साथ ये बताया जा रहा है कि हमको अब उसके साथ सीधी लड़ाई में जाना है, तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि भाई जो लिस्ट है कांग्रेस की उसमें डिले हो रहा है और उसको लेकर के बहुत तरह की बयानबाजियां हैं। जननायक जनता पार्टी इसको किस दृष्टि से देखती है, और दूसरा यह है कि आपकी अपनी खुद की क्या तैयारी है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं और कितना तैयार हैं लोकसभा चुनावों के लिए? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए मामला कांग्रेस का इंटरनल है, वो कब अपने डिक्लेयर करेंगे नहीं करेंगे ये उनको देखना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बार बार डेट पे डेट रखे, जैसे इनके नेता ने कहा कि नवरात्रों की शुरुआत में आ जाएगी, फिर कहा कि नवरात्रों के अंत तक आ जाएगी, ये सारी बातें इन्होंने कही। ये अलग चीज है कि इनकी कब डिक्लेयर होंगी नहीं, वो उनका मौलिक अधिकार भी है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कह रहे हैं कि कुछ नेता जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में शीशे तोड़े जा रहे हैं या अटैक हो रहे हैं, उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा इनको कि भाई फिर तो भूपेंद्र हुड्डा जब चुनाव में गए थे और किसी ने उनको थप्पड़ मारा था, वो भी जायज है क्या? वो जायज है क्या? लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह है? हमने तब भी इस बात का विरोध किया था कि नहीं, अगर कोई चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करना चाहता है तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रह करके विरोध करे, और अगर इस प्रकार की हिंसा की लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है। अगर कांग्रेस इस बात का आज समर्थन करती है तो उस दिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीच में घुस करके थप्पड़ मारा था वो भी जायज है क्या? वो जायज है? कह सकते हैं ये? कह सकते हैं? मैंने जो लोग अभी भी गाँवों में नहीं घुसने दे रहे उसके विरोध में भी नहीं बोला है। नहीं, विरोध में क्या बोला? क्या लोग नहीं, वो गलत है। और साहब देखिए अभी तो आप कह रहे थे ना इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। मैं समझ गया गुलिया जी आपकी बात को, क्योंकि गुलिया जी का कहना यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर
विरोध करने का एक तरीका है। जैसे अगर आप जा भी रहे हैं, आपको लगता है कि इसका विरोध है, तो कम से कम आप वोट की चोट से उनका विरोध कर दीजिए, लेकिन घुसने नहीं देना, बोर्ड लगा देना, मुझे लगता है एक पार्टी होने के नाते आपको भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, जो आपने नहीं की। 30 सेकंड में 30 जी सेकंड में जी जी, नहीं गुड़िया जी, हाँ आप अपनी बात रखिए, समय लीजिए। हाँ 30 देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी पीछे एक फोटो वायरल हुई सिसाई गांव, उस पर सरपंच का नाम लिखा था कमल जी करके, और कहा कि उसमें नेताओं को पार्टियों का, 2 पार्टियों का नाम लिया गया कि इनको घुसने नहीं देंगे। मैं इनको बता दूं, वो फोटो फेक है, क्योंकि मौजूदा सरपंच तो पिंकी देवी है। तो वो आप दूसरे सरपंच का, पिछली प्लान के सरपंच की फोटो को, जो लोग इस प्रकार की एडिटिंग करते हैं, कम से कम कांग्रेस के लोग कम से कम ऐसे तो ना हो कि उनको पता ना हो कि कौन सी फोटो एडिट कर रहे हैं, क्या एडिट कर रहे हैं। तो ये तो वहां भी पीछे हैं। जैसे मैं हमेशा एक डिबेट में एक बात जरूर कहता हूँ कि इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है, अगर रेस में दौड़ा दो अकेला तो भी दूसरे नंबर पे आएगा। अगर रेस में अकेला राहुल गांधी दौड़े तो भी दूसरे नंबर पे आएगा, वहां भी प्रथम नहीं आ सकता। तो इस बात की चिंता इनको करनी है कि लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे। और हमें तो भाई 10 महीने पुरानी पार्टी थी, लोगों ने 10 सीटें दी, और उसके बाद दुष्यंत जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बने। हम सकारात्मक सोच के साथ चुनाव में जाएंगे, हम अपने काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि 10 सीटें दी थी, इतना बिल्कुल। लेकिन गुड़िया जी, अब आपने चूंकि अपनी पार्टी के बारे में और अब चुनाव के बारे में आपने बात की, तो मेरा सवाल इस पर यह है, क्योंकि अभी अजय चौटाला जी का आज का एक मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। उधर से अभय चौटाला कुछ कहते हैं, अब आप लोग इधर से उनको काउंटर करते हैं। कोई इनको बताता है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कोई आपको बता देता है कि आप अभी भी उनके साथ गठबंधन में ही, ये दिखाने के लिए तोड़ा गया है। ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है, और वो भी लोकसभा चुनावों के ठीक बीच में? क्या आपको लगता है कि इस तरह से जनता को आप लोग कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अभय चौटाला जी को क्या कोई मीडिया दिखाती है? वो जब भी मीडिया में आते हैं, जब वो दुष्यंत जी के जननायक जनता पार्टी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते हैं या बयान देते हैं, वो बयान देते हैं तो वो मीडिया में रहते हैं। तो उनको पता है कि दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आस है, और उनके बारे में वो जब भी कुछ बोलेंगे तो मीडिया उनको कवर करेगी। उनका एक ही मकसद है, उनको मीडिया, उनकी कोई न्यूज मीडिया में आती नहीं। सिर्फ वो जननायक जनता पार्टी पर कुछ टिप्पणी करेंगे और गलत तरीके से करेंगे तो वो मीडिया में आए रहेंगे। उनके बारे में तो ज्यादा मैं क्या करके इस महत्वपूर्ण टीवी चैनल का समय भी खराब नहीं करना चाहूंगा। हाँ, कोई हमारे ऊपर कटाक्ष करेगा तो जवाब जरूर देंगे, लेकिन शुरुआत में हमारी सोच ये है कि सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करेंगे, अपने काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। लोग तय करेंगे लोकतंत्र में कि हमारा काम अच्छा था या बुरा। अगर ये नंबर मुझे देने होते तो मैं 10 में से 10 देता, लेकिन वो मेरे लेकिन गुड़िया जी, फिर आपके सामने ये समस्या हो नहीं जाएगी जब आप जाएंगे तो जनता ये भी तो पूछेगी कि भाई 4.5 साल तक तो आप उनके साथ में थे, और अगर ये चीजें पूरी नहीं हो पाई तो इसकी क्या गारंटी कि आप लोग उसको पूरा करेंगे? क्योंकि ये सवाल तो जनता पूछेगी आपसे, और अगर थे और नहीं कर पाए तो इसका क्या जवाब है फिर? कल के टीवी चैनल में स्वयं भाजपा के लोगों ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, नेता ने भी स्वीकार कराया, इनकी और राज्यों में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है इनकी, अब राजस्थान में भी सरकार है, और कई राज्यों में, आस पड़ोस राज्यों में सरकारें हैं। वहां तो पेंशन 15 से ऊपर नहीं है कहीं, तो हरियाणा में 3000 कैसे है? क्योंकि जननायक जनता पार्टी की, दुष्यंत जी की सोच थी कि इसको 5000 तक लेके जाएं। हमें मलाल है इस बात का, हमें मलाल है कि हम 5000 नहीं कर पाए, हम 3000 तक ले पाए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सोच होती तो जहां उनकी सरकारें दूसरे राज्यों में, वहां भी 3000 होती, वहां तो किसी में 1500 से ऊपर नहीं है। क्योंकि हम गठबंधन में थे, हमारा दबाव था कि हमें इसको 5000 तक ले जाना है, तो ये 3000 तक पहुंच पाई। 75% का कानून हम लेकर के, मान लिया सब जुडियस है, मामला कोर्ट में है, लेकिन लेकर के तो हम आए। और राज्यों में इनकी सरकारें, वहां तो ये लेकर के नहीं आए थे। अगर इनकी सोच होती तो वहां भी लेकर के आते। गुड़िया साहब, ये भी तो एक आरोप लगता है ना कि बीजेपी ने तो जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम इतनी पेंशन ले जाएंगे, वहां तक वो ले गए। आपका 5100 का वादा था, वो आप पूरा नहीं कर पाए। नहीं, और राज्यों में क्यों नहीं है फिर 3000? वहां तो 1500 है। तो वहां तो बीजेपी ये कहेगी हमारे मैनिफेस्टो में था ही नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर तो था बीजेपी के मैनिफेस्टो में पेंशन का। नहीं, देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं ने मानना कि इनकी एक ही दबाव था कि पेंशन हमारे वादे के मुताबिक होनी चाहिए, बढ़ाओ। पेंशन बढ़ाने का दबाव जनता पार्टी की तरफ से था, तभी ये गठबंधन पूरा नहीं चल पाया। नहीं तो दुष्यंत जी और मनोहर लाल जी के साथ, अच्छा देखिए, आज विषय कम अलग है और मैं आरोप प्रत्यारोप लगा दूं, ये बात नहीं है। हमने गुड डिलीवर करने का प्रयास किया। क्या किसान के खाते में सीधा पैसा जाए फसल का?
इसका सब लोग विरोध, कांग्रेस के लोग भी विरोध करते थे। आज सब लोगों को ये बात अच्छी लगी ना, दुष्यंत जी की सोच देखिए, ठीक है। विजन उनका था जी। किसान के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। आज भाजपा क्रेडिट ले ना ले, देखिए ये अलग बात है कि कौन क्रेडिट नहीं ठीक है, लेकिन गुलिया जी देखिए, किसी के क्रेडिट लेने से नहीं है ना, वो तो जनता जानती है ना कि किसको किसकी वजह से क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ है। ठीक है गुलिया साहब, लेकिन आपने कहा कि आप सकारात्मक राजनीति के तौर पर जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इसको जनता मैं किस ये तरीके जानना से चाह रहा स्वीकार था, करती है। मैं आऊंगा तंवर साहब, मैं जेजेपी को आऊंगा। कोई वादा ही निभाना था। नहीं ठीक है कि तंवर साहब, मैं चुनावी साल आऊंगा। में क्यों याद आ रहा है तंवर साहब सबको? मैं आऊंगा अपने समय में। एक सेकंड विजेन जी, अब इंडियन नेशनल लोकदल की क्या तैयारी, और दूसरा आपसे भी मेरा वही सवाल है, कोई किसी को बी टीम बता रहा, कोई किसी को बी टीम बता रहा है, कैसे लोकसभा चुनाव में कंसंट्रेट करेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करें कम से कम? हाँ देखिए, आयोग की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई विरोध नहीं है। हमारा छोटा बड़ा नेता कहीं भी जाकर के किसी भी गांव की चौपाल में, शहर के वार्ड में बैठ करके अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और बड़े प्यार और मान व सम्मान के साथ लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारे को बैठने के लिए आसन देते हैं, जलपान करवाते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं हमारे को। शायद इतना सम्मान आज हरियाणा प्रदेश की जनता किसी को नहीं दे रही है जो हमारे कैंडिडेटों को फील्ड में जाने के बाद मिलता है। नंबर एक सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं आयोग जी, आप एक कैंडिडेट को आपने विश्लेषण कर भी लिया होगा, क्योंकि आप तो जरूर कर लेते हैं। जो हमारे 6 कैंडिडेट मैदान में हैं, अजय सिंह चौटाला जी, सुनैना चौटाला के अलावा भी 2-4 कैंडिडेट आए हैं। हमारे किसी भी कैंडिडेट के ऊपर सुई की नोक के बराबर भी किसी प्रकार का दोष लगाने की जगह नहीं है। सारे के सारे कैंडिडेट साफ सलीके, ईमानदार, सब प्रकार के दोषों से मुक्त ऐसे कैंडिडेट किसी भी पार्टी के पास ना है और ना होंगे। बिल्कुल स्वच्छ सलीके, कोई लेस मात्र भी उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। नंबर 2 हमारा ये पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 3 जो अभय सिंह जी ने मेहनत करके और जनता की आवाज उठा करके विधानसभा में एकमात्र विधायक होते हुए भी जितनी मजबूती के साथ आवाज को उठाने का काम किया और अपने दादा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों की एक मांग के ऊपर विधानसभा से इस्तीफा दे करके दोबारा से किसानों की आवाज के ऊपर ही विधानसभा में गए और किसानों की आवाज को भी मजबूती से उठाया इस्तीफा देने के बाद, वो भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। और नहीं रेणु साहब, लेकिन ये किसान वाली जो बात आपने कही, इस पर मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि जिस समय आप लोगों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, जब पीक पर बिल्कुल ये किसान आंदोलन चल रहा था जिसके चलते आप लोगों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब अभय चौटाला दोबारा से जीते तो जीत का मार्जिन पहले से कम हो गया। तो भाई अगर आपके साथ किसान था तो वो मार्जिन तो और बढ़ जाना चाहिए था, या तो ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी कि कैंडिडेट बीजेपी का जो था उसकी तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी वहां पर। लेकिन वो मार्जिन कम कैसे हो गया अगर किसान आपके साथ था तो? आयुष जी, जब एलनाबाद का चुनाव हुआ, हरियाणा प्रदेश की सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो जननायक जनता पार्टी थी, चाहे गोपाल कांडा जी वाली हलोदा पार्टी थी और बीजेपी तो सरकार में थी, नेहा जी मैं आऊंगा। हाँ विजयन जी का समय, एक बार वो बोल रहे सभी ने, हाँ आयुष जी, सभी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा कि अभय सिंह चौटाला को हरा लो ताकि अभय सिंह चौटाला की हमेशा के लिए राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन अभय सिंह चौटाला वो लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। और जहां आप मार्जिन की बात करते हो, जो कांग्रेस की और जो बीजेपी की और जेजेपी की वोट जोड़ लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की अकेले एक व्यक्ति की वोट थी और वो भी 9,000 वोट पहले से फालतू आई थी। पहले 56,000 थी, उसके बाद 2022 इलेक्शन में 65,000 समथिंग वोटों के साथ विजय श्री प्राप्त। मैं आंकड़ा कह रहा हूँ, मार्जिन देखिए ना कम हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के खिलाफ अगर आप ये कहते हैं, ठीक है कांग्रेस को या जननायक जनता पार्टी तो उस समय साथ में ही थे, लेकिन कांग्रेस को या अन्य पार्टियों का भी जिनका आप नाम ले रहे थे, अगर उनको भी हम लोग अलग कर दें तो मुझे ये बताइए ना, बीजेपी के खिलाफ ही तो था ना ये पूरा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वही वो कानूनों को लेकर के आई जिसको आप लोग काला कानून कह रहे थे, किसान जिसको लेकर के विरोध कर रहे थे और जिसको लेकर आपने इस्तीफा दिया। बीजेपी की जमानत जब्त क्यों नहीं हुई वहां पर? जो बीजेपी को वहां वोट प्राप्त हुई उसमें से आप 18,000 वोट कांग्रेस की निकाल दीजिए और 6-7 हजार जो बीजेपी की वोट थी वो निकाल दीजिए
और फिर मार्जिन को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको लगेगा पहले से 3 गुना मार्जिन से वो जीते हैं, क्योंकि इन्होंने अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए अपनी सारी पोलिंग बीजेपी के पक्ष में करवाने का काम किया था, इस वजह से वो मार्जिन कम हुआ है। अदरवाइज इन दोनों पार्टियों की वोट आप निकालोगे, पहले से 3 गुना मार्जिन से वो जीते। दूसरी बात, आयुष जी, अभी हमारे साथी अजय गोलिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम उसकी बात का मैं समर्थन भी करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने पेंशन 3,000 रुपए करवा दिया। एक सेकंड के लिए यदि हम इस बात को मान लें कि जेजेपी के प्रेशर में, दबाव में आकर के नेहा धवन जी ने 3,000 पेंशन करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, 3,000 पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं कहनी चाहिए। और लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, यदि आपके दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन 3,000 की, तो आपने दूसरी बात है, आपने बेरोजगारी को कम करवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने ओपीएस भी लागू करवानी चाहिए थी। यदि आपका प्रेशर इतना ही माना जा रहा था, तो ओपीएस लागू आपने भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं करवाई? फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए हरियाणा प्रदेश इतना परेशान था, उनको भी आपने ठीक करवा देना चाहिए था, यदि इतना ही प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी आपका काम कर रही थी तो। दूसरी बात, आयुष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, ये बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने 6 कैंडिडेट बाहर से लेकर के उतारे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 6 के 6 कैंडिडेट पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी के समर्पित कैंडिडेट है, वफादार कैंडिडेट है। इन्होंने तुरंत कैंडिडेटों को ला करके भी खड़ा करने का काम किया, और उन कैंडिडेटों को भी खड़ा करने का काम किया जिनको स्वयं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने भी ये कहा था कि इसकी अलमारी में 40,000 का कोयला रखा हुआ है। कोयलों के नोट तो हमने देखे थे, लेकिन अलमारियों में कोयला नहीं। ठीक है, लेकिन विजय जी देखिए, इस बात पर मैं बहुत बार चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन विजय जी मुझे ये बताइए ना, एक भी पार्टी मुझे ऐसी गिनवा दीजिए, कोई भी पार्टी जहां पर एक पार्टी को छोड़ के या दूसरी पार्टी को छोड़ के लोग आते जाते ना हो। ये आपकी पार्टी में नहीं आए क्या दूसरी पार्टियों को छोड़ के लोग? देखिए, ये तो सब जगह आते हैं भाई। ऐसे है, पहली बात तो ये है आयुष जी, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दूसरी पार्टियां चली हुई हैं, चल रही है। इन्हीं के नेताओं ने जा करके दूसरी पार्टियों का वजूद बनाने और बचाने का काम किया है। आज की मैं बात करता हूँ, आज जो बात है, आज सभी पार्टियों में बाहर के इधर उधर के कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल पार्टी के ओरिजिनल पार्टी के कैंडिडेट ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और वही ठीक है, आपके कैंडिडेट ओरिजिनल और बाकी सब इधर उधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं नेहा जी का रुख करता हूँ। नेहा जी, जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आईएनएलडी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आईएनएलडी ने आज तक कभी बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी? जरा अपनी तरफ सोचकर देखिए। आपने भी चंद मिनट पहले, और किसी ने तो, एक व्यक्ति तो ऐसे थे जिनको आपने टिकट दी जिसने एक पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी, टिकट देने के बाद उसने पार्टी को ज्वाइन किया। कमाल करके आप बैठ के ये भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा आयुष जी ये बात कहती हूँ हर चैनल्स की डिबेट पर, आईएनएलडी के प्रवक्ता चाहे रेड्डू साहब हो और चाहे एक पंजेटा जी हो, ये हमेशा एक गलत डाटा पेश करते हैं। आज आपके इस डिबेट में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत डाटा पेश किया कि मार्जिन जो है वो 9,000 का था। 2019 में जब चुनाव हुआ था ऐलनाबाद का, तो मार्जिन 12,000 का था भाई साहब। लेकिन उपचुनाव में जो किसानों की दलील आप देते हैं कि किसानों के लिए आपने पद छोड़ा और फिर किसानों के लिए आपने दोबारा लड़ाई लड़ी, ऐसी कौन सी लड़ाई थी जो दोबारा लड़ने के लिए किसान आपके घर आए थे और आपको कहा था अभय सिंह चौटाला जी को कि दोबारा से चुनाव लड़िए? आपने तो अननेसेसरली एक राज्य के ऊपर चुनाव का जो है खर्च डाल दिया था। चुनाव, यहाँ के लोगों के ऊपर आपने कर्ज और बढ़ा दिया चुनाव का, क्योंकि आपने उपचुनाव करा दिया। अगर आपको 10 दिन बाद चुनाव लड़ना था तो आपको अपने रेजिग्नेशन देना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने चुनाव लड़ा तो आपने गलत डाटा पेश किया कि 9,000 का डिफरेंस था 6,375 वोटों का। हमारे कैंडिडेट में और आपके कैंडिडेट में 6,375 का मार्जिन रह गया था, जो पहले 12,000 था। किसान आंदोलन के कारण आपने किसानों के लिए अगर वो पद का जो है त्याग दिया था। ठीक है, लेकिन नेहा जी, उसमें तो कहना ये भी है ना कि वो भाई कांग्रेस ने अपना वोट आपको शिफ्ट करवा दिया, अन्य पार्टियां आपके साथ आ गई, सारे लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ दिया। इंडियन नेशनल लोकदल अकेली थी, इसलिए आपको इतना वोट मिल गया। ये बात पेपर पर लिखकर कह सकते हैं? क्या ये बात ऑथेंटिकेटेड है? एक मनगढ़ंत बात कहना, अंदाजे लगाना, वो उनका विवेक है। वो कुछ भी अपना विवेक के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, आज अगर इनेलो को जरूरत
पड़ गई ये बात कहने की कि हमें जो है हरियाणा प्रांत की जनता आज सम्मान दे रही है, हमें आज कुर्सी दे रही है, इसका मतलब तो ये है कि इनेलो को ये 20-25 साल से वो बाहर है सरकार से, तो इसका मतलब जनता ने उनको मान सम्मान देना बंद कर दिया था। और आज जो है एक विधायक उनके पास में है, केवल एक विधायक के बल पर वो बोलते हैं। पहले तो बोलते थे कि 10 की 10 जो है लोकसभा सीट हम जीत कर जाएंगे, चलो शुक्र है आज वो अपनी बात को मानकर 4 पर तो आ गए हैं कि हम 4 जीतेंगे, 6 हमारे खाते में नहीं आएंगे। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता और जेजेपी के प्रवक्ता अभी यहाँ बात कर रहे थे, मैं जेजेपी के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूंगी, आप कितनी भी बातें आज यहाँ पर बैठकर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए और जनता के सामने एक बहाना जो आपने, एक आवरण आपने ओढ़ना है कि हमने इस वजह से बीजेपी के साथ में अलायंस को खत्म किया कि हमने बुजुर्गी पेंशन जो है वो बढ़ानी थी। रही हैं, ये आप मानिए या ना मानिए, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता को ये बात समझ में आती है कि आप एक बहाने की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी और हमारा अलायंस का जो समय रहा था, मैं मानती हूँ ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में भी और नेहा धवन एडवोकेट के रूप में भी ये बात कह रही हूँ कि जो अलायंस आपका और हमारा चला था, जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए चला था, हमने 4.5 साल भाई, हमें शायद उस लाइन पर ही रहना चाहिए। उसके बाद आपके और हमारे राज्य, आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़िए, हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि राकेश जी बहुत ये बात कर रहे थे, आज धर्म की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए आप, पहली लाइन तक मैनिफेस्टो केवल अल्पसंख्यक की बात है। केवल आप बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम धर्म को सारे अधिकार मिलने चाहिए। क्या बाकी लोग भारत के वासी नहीं है? क्या बाकी लोग भारतवासी नहीं है? आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम आप लोग, कांग्रेस की सरकार थी, चाहे राज्य में थी चाहे केंद्र में थी, आपने एससी और एसटी के अधिकारों का हनन किया। आपने उनके नाम का आरक्षण जो है वो मुस्लिमों को बांटने का काम किया। आपने हिंदू धर्म के लाखों मंदिरों के पैसों को, दान के पैसों को, नेहा जी, मुझे लगता है कि ये बातें आप भी कह रहे हैं, उधर से भी कही जा रही हैं, दोनों तरफ से नेता लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता सुन रही है, जनता उनकी बात भी सुन रही है, आपकी बात को भी सुन रही है, वो उसका फैसला करेगी। ठीक है, एक सेकंड तंवर साहब, एक सेकंड। लेकिन नेहा जी, अभी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक आरोप बार बार लग रहा है कि आप लोग जब ये कहते हैं कि भाई कैंडिडेट ये ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो आपके कैंडिडेट पे सवाल उठ जाता है कि आप जो कैंडिडेट बाहर से लेकर के आए उनको चुनाव में आपने उतार दिया, आपके पास खुद के अपने कैंडिडेट नहीं है, आपने जिनको बाहर से लाए उन सबको टिकट दे दिया। इसका क्या जवाब है नेहा जी? आयुष जी, क्या रोहतक के कैंडिडेट को बाहरी कहेंगे? वो तो बीजेपी के कैंडिडेट थे, पिछली बार भी थे। क्या भिवानी महेंद्रगढ़ के कैंडिडेट को आप बाहरी कहेंगे आज की डेट में? नहीं कह सकते, वो भी बीजेपी के सिटिंग एमपी थे। क्या आप अंबाला के कैंडिडेट को बाहरी कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारी मान्या तो प्रत्याशी जो है वो तो हमारी बीजेपी की जो है वो बचपन से कार्यकर्ता है। आप कहां के कैंडिडेट को भारी करेंगे? कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट को और सिरसा के कैंडिडेट को। अगर हमारे पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपना समर्थन देता है, अपना विश्वास जताता है और उसका एक मान सम्मान है, उसका एक स्तर है, प्रदेश की राजनीति में उसने एक अचीवमेंट हासिल की हुई है, तो उसके हिसाब। नेहा जी, एक बार अपने कैंडिडेट की लिस्ट निकालिए और उनको पढ़िए। एक बार अपने कैंडिडेट की लिस्ट निकाल कर पढ़िए। 180 कैंडिडेट को मोदी जी ने बाहरी नेताओं को टिकट दी है। हमारे कुनबे में कोई बढ़त करेगा तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे, इसमें कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। आज वो हमारे साथ में 180 टिकट, 180। अरे 180 नहीं भाई, अभी हम लोग 10 की बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा की बात करिए। ठीक है, देश के परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे तब करेंगे। अभी हरियाणा में 10 के कैंडिडेट में आप बताइए ना, इन्होंने कितनों को बाहरी को दिया है जो 2019 में नहीं थे? जी, कांग्रेस की केवल यहाँ पर बात नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है इनके पास में, इसीलिए तो लिस्ट आउट नहीं हो रही। आप यूपी की बात करें, आप बिहार की बात करें, आप बात करें राजस्थान की, तो ऐसे कैंडिडेट है जो विदेश भाग गए। राजसमंद से कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी और वो विदेश चले गए, वहां से फोन करके कहते हैं कांग्रेस। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए नेहा जी मैंने इस चर्चा को इसीलिए वहीं पर मैंने कहा कि अभी हरियाणा पे रहते हैं, क्योंकि अगर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है।
तंवर साहब नहीं, एक मैं कैंडिडेट देश का का नाम अगर आप पहले- ऐलान करेंगे नहीं हरियाणा के अंदर और ये कहेंगे कि इन्होंने 180 कैंडिडेट बाहर लोगों को पढ़ने की नहीं। खुली चुनौती देता हूं मैं। तंवर साहब जिसमें मुझे भी ये ताकत हो बताइए स्वीकार करे। 10 में से आइए कितने मैदान- बाहरी हैं? एक सेकंड, 10 में से कितने बाहरी मंगलसूत्र हैं? की बात करते हैं मैनिफेस्टो के ऊपर। अरे राकेश मंगलसूत्र किसने लूटा? राकेश तंवर मंगलसूत्र किसने चुराया? राकेश तंवर जी महिलाओं राकेश का तंवर जी, पूरे अरे भाई देश की मैनिफेस्टो पे मैं महिलाओं बात नहीं का, कर रहा हरियाणा की हूँ महिलाओं का आज मंगलसूत्र। मैनिफेस्टो पे बात नहीं है। मैनिफेस्टो पे जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 में से कितने बाहरी कैंडिडेट हैं बीजेपी के? इस बाहरी इनका अपना कौन है? तो इनके कम से कम 5 से 6 कैंडिडेट बाहरी हैं। कौन कौन से नाम बताइए। आप देखिए, आप बताइए कौन कौन है। एक कृष्णपाल जी, क्या मान लीजिए फरीदाबाद फरीदाबाद के कैंडिडेट हैं। भारी है क्या? तो कृष्णपाल गुर्जर से कौन? पहले 2019 में कहां से सांसद थे? नहीं, ये फरीदाबाद से मैं मानता हूँ। एक कैंडिडेट के अलावा और कौन सा है? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। आपने कहा ना 5 से 6 कैंडिडेट, मैं तो आपसे नाम पूछ रहा हूं। नहीं, आप देखिए ना, नवीन जिंदल जी कहाँ के हैं? हाँ, कुरुक्षेत्र का कहाँ तो से नाम लेके उन्होंने आए भी हैं? लिया, नेहा दमन जी ने। और एक सिरसा का कैंडिडेट। नहीं, सिरसा का कैंडिडेट कहाँ? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सिरसा का कैंडिडेट कहाँ का है? मैं आपको याद दिला रहा अब हूं। जवाब नहीं है आपके पास। अब जवाब जवाब और एक नहीं हिसार है में कह आपके पास। सकते हैं आप। उसके अलावा बताइए ना, आपने कहा 5 से 6 नाम नए हैं। नहीं, हिसार के कैंडिडेट को भी नहीं कहेंगे आयुषी जी, क्योंकि टेक्निकली वो सरकार नहीं का टेक्निकली पार्ट थे। ठीक है, टेक्निकली वो Technically आपका हिस्सा थे, सरकार का लेकिन वो का निर्दलीय पार्ट थे ना। नहीं थे तो ठीक है, मैं टेक्निकली भी वो नहीं पॉइंट उनको दे रहा हूं, लेकिन मैं तो 6 नाम पूछ रहा हूं तंवर साहब से। नहीं, हरियाणा के लिए सिर्फ बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी क्या? तंवर साहब, अब आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी के 6 कैंडिडेट बाहरी हैं, कौन कौन से? मैं तो आपसे नाम पूछ रहा हूं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास नाम होंगे ना। वो 6 कौन से बाहरी कैंडिडेट हैं नवीन जिंदल बीजेपी जी के? कहाँ से हैं? किसका नाम ले कहाँ रहे से हैं? आए हैं? कौन सी पार्टी से आए हैं? अब तक जिन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वो कौन सी वॉशिंग मशीन में धुलकर भगवान राम के वो भगत हो गए? राकेश जी, जो पूछा है आयुष ने उसका जवाब दीजिए मैं ना। वही पूछ रहा हूँ। तो मैंने भी बोले हैं। अरे वो तो दो नाम बार ले रही मैंने भाई भी नेहा बोले जी। हैं। मेरा सवाल तो आप समझ, तो आपके पास नाम नहीं है। पड़ेगी। 2 नाम तो आपने गिना दिया, उस पर तो मेरी भी सहमति है कि हाँ भाई। कांग्रेस के पूर्व कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के नेता रहे जिनको टिकटें दी हैं। रंजीत सिंह जी भी हैं। सम्मान करते तो कांग्रेस वो छोड़कर नहीं जाते। ना नवीन जिंदल जी कांग्रेस छोड़ते, ना अशोक तंवर जी कांग्रेस छोड़ते। आपने तो नेहा अपने जी, नेताओं को नेहा सम्मान जी, भी नहीं रखा। नेहा आपने तो जी, उनको सम्मान नहीं दिया। आपने तो आप जगह ही नहीं सुनिए, दी कि आपकी है। आप मुझे दे दीजिए ईडी सीबीआई। कल 24 घंटे के अंदर अंदर आप भी कांग्रेस में ही होंगे। खुली चुनौती देता हूँ। जिस तरीके से देश चलाया जा रहा है, इस तरीके से नहीं चलता है। देश को संवैधानिक तरीके से चलाना चाहिए। मुझे दे दीजिए ईडी सीबीआई केवल 24 घंटे के जो लिए दे अपने दीजिए। कार्यकर्ताओं मैं का शर्त लगा सम्मान रहा नहीं हूँ, कर कल सकता, वो आप देश का कांग्रेस में ना सम्मान हो कैसे करेगा? जनता का सम्मान कैसे करेगा जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकता? अशोक तंवर जी के साथ हुड्डा जी ने क्या किया था आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, आयुष जी भी जानते किया हैं। था। पार्टी का अंदरूनी मामला है, अशोक उनकी नहीं तंवर जी बनती, के किसी की साथ नहीं में बनती। हिसार के कांग्रेस के कार्यालय में क्या किया गया था, इस बात से राकेश जी भी वाकिफ किसका होंगे। कैंडिडेट है अशोक तंवर? क्यों ले लिया आपने? कहाँ से लेके आए हो आप उसे? अरे भैया, आपके कांग्रेस पास में छोड़ने के बाद तो कैंडिडेट 2-2 पार्टी और बदलनी उन्होंने। हमारे अब तो कम नेताओं से को कम मुझे इज्जत लगता है देने कि की जरूरत कांग्रेस में नहीं तो है। आप काफी अपने समय हो नेताओं को गया। इज्जत दीजिए। कांग्रेस को गडकरी छोड़ जी करके को दीजिए, टीएमसी में चले गए, फिर आडवाणी आम जी को आदमी पार्टी दीजिए। में चले गए, फिर वो भारतीय ऐसी जनता बात पार्टी करते में आए। अब उन पर तो कम से कम मुझे लगता है कि आप अपना हक ना जताएं। ठीक है, चलिए गुलिया साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी भाजपा की बहन ने एक बात कही कि बोला जन कल्याणकारी नीतियों के लिए 3000 करती है। तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपकी नीतियां जन कल्याणकारी नहीं है क्या? वहां को 3000 करती है। मुझे अजय जी की बात समझ नहीं आ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है। वहां भी तो जन कल्याणकारी नीतियां होंगी भाई। वहां 3000 कर दो, वहां क्यों नहीं करी 3000? वहां क्यों नहीं करी आपने?
भाई नहीं, अजय गोलिया जी, साहब, यही तो मैंने देखे वही करी। पहले सेगमेंट में भी मैंने यही बात कही ना, राज्यों के लिए भी तो विधानसभा चुनाव में अलग अलग मैनिफेस्टो कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल। पार्टियां जारी हमारी- करती है ना। हमारी वहां बात क्या इसलिए इन्होंने अपने होगी, मैनिफेस्टो में इस हमारी चीज का बात वादा किया? इसलिए होगी, क्या उत्तर प्रदेश ये तो में इन्होंने स्वयं- कहा कि ये 3500 या ये तो 3100 स्वयं करेंगे? तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने कहा। नहीं गोलिया साहब, देखिए ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपकी बात सही है। लेकिन हरियाणा ईश्वर का में इन्होंने कि मैनिफेस्टो JJP में के अगर दबाव कहा में कि हम पेंशन बढ़ रही 3100 है, पेंशन करेंगे, स्वयं गुलिया साहब, मुख्यमंत्री ने मान्या। नहीं गुलिया साहब, देखिए ये तर्क ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर इन्होंने हरियाणा में कहा हम 3100 करेंगे और यहां नहीं करते तो मैं आपका इस तर्क को वैलिड मानता। इन्होंने उत्तर प्रदेश में यह वादा किया नहीं, इन्होंने राजस्थान में यह वादा किया नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश में यह वादा किया आपने नहीं, मैनिफेस्टो पढ़े इसलिए हैं। उससे वो ये बच अरे सकते मैं हैं। ठीक कह रहा हूं कि है, सरकार- दे दे, अच्छी बात तो वादा था। है। वो 3100 सरकार नहीं, वो को तो 5000 दे किया दे, ही उस पर नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनका वादा था नहीं उन प्रदेशों में। हरियाणा में था, इनका हरियाणा में था, उन्होंने दिया नहीं दिया। स्वयं के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह माना कि जननायक जनता पार्टी के दबाव में पेंशन बढ़ाई जा रही है। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने माना, अपने भाषण में कहा। करा रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपने भाषण में नहीं, आपके कहने से नहीं, थोड़ी हमारी होगा। खुद की या मंशा बैठक थी, में- क्योंकि हमने या अपने बैठक मैनिफेस्टो में में ये पीछे, तो उससे योगी काम थोड़ी पेंशन- चलेगा। ये तो लोग समझते हैं, लोग बताएंगे। बताएंगे, लोग जवाब गुलिया जी, देंगे, निहाल जी, लोग आप तो एक ही अंदर से तो घर पे बात कर लेना। ये लोग आपको जवाब देंगे। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया होगा, हमने कुछ डिलीवर नहीं किया होगा, तो हमें भी जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है गुलिया साहब, लेकिन विजयन जी ने भी बहुत सारे सवाल छोड़े आपके लिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो आप कर सकते थे, वो भी आपने नहीं करी, तो आप उसका कैसे जवाब देंगे जनता को? नहीं देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि बहुत चीजें हो जानी चाहिए थी हरियाणा प्रदेश में जो नहीं हुई, लेकिन हमारी 10 सीटें थी। 10 सीटों में हम सरकार के भागीदारी थे, हमारी सरकार में सिर्फ भागीदारी थी। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, अपने डिपार्टमेंटों में काम किया। क्या एक्साइज का रेवेन्यू नहीं बढ़ के आया? समूचे भारतवर्ष में अगर कहीं कोई एक्साइज के रेवेन्यू में 22% की वृद्धि हुई तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई। रेवेन्यू में आपका और कितनी 10,000 करोड़ की वृद्धि रेवेन्यू के अंदर हुई हमारी एक्साइज के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ये सारी नीतियां थी। किसान की फसल का अगर किसान को नुकसान हो गया किसी प्राकृतिक आपदा से, तो 48 घंटे में अपनी फोन से अपलोड करके और मुआवजा उसके खाते में आता था। ये दूरदर्शिता, ये विजन दुष्यंत जी की सोच थी ना कि लोगों को किस चलिए, प्रकार से लाभ अब जिसकी दिया जो जा सोच थी, सके। मुझे लगता है आप लोग जनता के बीच में रखेंगे और जनता इसका जो फैसला है वो आने वाले चुनावों में कर देगी। और शुक्रिया आप लोग का समय सर्वोपरि निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा जनता बनने के सर्वोपरि लिए। होती तो है। चुनाव आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुहाने पर हैं, और अब इन सब के बीच में एक तो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के आप देख रहे हैं कि इतने सारे सवाल हैं। देखना यह है कि कांग्रेस की ये जो लिस्ट है वो कब जारी होती है, और दूसरा इन सब के बीच में जिस तरह के मुद्दे इस समय प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं उस पर भी जनता क्या सोचती है, ये चुनावों में तय होगा और स्पष्ट भी होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।